हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर 2 जो एपीएससी सीसी मेंस का पेपर है। उसका हम लोग आईआर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पार्ट का एनालिसिस करेंगे। पॉलिटी पार्ट का तो आशीर्वाद सर ने कर दिया है, वो आपने अभी तक देख लिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। Discuss how Lakshpati Didi scheme aligns with the broader mission of poverty alleviation and socio-economic empowerment of women। अगर ये टॉपिक ध्यान से देखोगे, लखपति दीदी आपको नहीं भी पता है तो रेस्ट पढ़ के आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये बात कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और ये तो क्लास में कराया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत डिटेल में कराया हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे पॉवर्टी एलिविएशन करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप किसको बोलते हैं? जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो वुमेन होती हैं जो खुद से वॉलेंटरली आती हैं। 10 to 20 वुमेन एक ग्रुप में हो सकती हैं जो खुद से वॉलेंटरी आती हैं, और वॉलेंटरी आने के बाद वो एक ग्रुप बनाती है। वहां पे वो सारा अपना अपना सेविंग इकट्ठा करती हैं और उसको ही लेंड करती हैं दूसरे वुमेन को जिनको जरूरत होता है। उससे उनका क्या होता है, सेविंग बढ़ता है, बाकी जो जरूरत पे जो वुमेन को चाहिए उनको मिलता है। तीसरा, एंटरप्रेन्योरियल पुश मिलता है उनको, है ना। अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, ऐसा कुछ काम कर रही हैं, वो पुश मिलता है। तो लखपति दीदी स्कीम उसी से रिलेटेड है। और लखपति दीदी स्कीम में जो भी जिसका भी जो इनकम है, अगर वो 1 लाख से कम का आता है ईयरली इनकम, उन वुमेन के लिए ये एक पुश फैक्टर दिया गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे उसमें काम करता है पॉवर्टी एलिविएशन में, आपको पता ही है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिल ही रहा है ना। उनका स्किल डेवलपमेंट हो ही रहा है, आपस में वो लोग मिलके एक तरह से पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाए हुए हैं। ये सारा चीज इसमें मेंशन किया जा सकता था। 10 मार्कर है, आराम से 2 पेज में आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर लखपति दीदी के बारे में आपको नहीं पता है तब भी, पता है तब तो वेरी सिंपल। द सोशल वैल्यू ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एक्सीड इट्स मार्केट वैल्यू, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है कि जो सोशल वैल्यू है कोविड-19 वैक्सीन का, वैक्सीन लगा, वो वैक्सीन का सोशल वैल्यू ज्यादा है उसकी मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू अगर आपने 1,000 रुपए दिए भी वैक्सीन के लिए, 2,000 रुपए दिया भी वैक्सीन के लिए, वो उसका मार्केट वैल्यू हो गया। बट सोशल वैल्यू इज मच हायर, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आप एक दिमाग से पीस में हो, मेंटल पीस, आपका फैमिली सिक्योर है ना। आप डिजीज होने के चांसेस आपको कम है, या डिजीज के एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस आपको कम है। जो भी बिजनेसेस आप कर रहे हो या जॉब पे जा रहे हो वो चीजें कंटिन्यू रह सकती हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं और आप बाहर जाते हो और आपने वैक्सीन ले लिया है तो आप थोड़ा इम्यून हो, ठीक है। और आपके घर वाले जो है वो भी इम्यून है। और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड में अगर ऐसे वैक्सीन लेते जाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो आप एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एंगल से, सोशल एंगल से, ठीक है, और फिर हर्ड इम्यूनिटी के एंगल से इसको आराम से लिख सकते थे। बट बाद में है क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज इसलिए है कि मार्केट वैल्यू पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास 1,000-2,000 भी नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए, तो उनके लिए कोविड-19 वैक्सीन का मार्केट वैल्यू भी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अगर गवर्नमेंट वहां पे उनको फ्री में दे रही है तो उनके लिए ज्यादा वो काम का है, अदरवाइज वो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये चीज आप क्रिटिकली एनालाइज स्टेटमेंट के हिसाब से लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है और इसको आशीर्वाद सर ने पॉलिटी में करा लिया है। इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल एग्रीमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसमें आप बोल सकते हो कि इसमें पॉलिटी भी मिक्स है, आईआर भी मिक्स है। समझ में आ रही बात, क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल अग्रीमेंट की बात कर रहा है, यूडीएचआर की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है। यूडीएचआर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जब मैं यूनाइटेड नेशन में पढ़ाता हूं तो ये सारी चीजें वहां से लिंक कर सकते हो। और क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चन ऐसे क्या क्वेश्चन, जैसे कल मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत जेनरिक से टॉपिक थे, कोई टॉपिक ऐसा तो टॉपिक नहीं था जिसको आप नहीं लिख सकते थे। बट यहाँ के क्वेश्चन में देख रहा हूं इंटीग्रेटेड है दिस क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बाकी क्वेश्चन जो है एनालिटिकल ज्यादा है और 2-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं कि नॉलेज इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज। जो भी सब्जेक्ट जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, नॉलेज को हर जगह इंटीग्रेट करके यूज करो। चाहे जीएस 3 का पढ़ रहे हो, 4 का पढ़ रहे हो, 2 में यूज करो, 1 का पढ़ रहे हो, 2 में यूज करो, 2 का पढ़ रहे हो, 1 में यूज करो। अलग अलग सब्जेक्ट बस पढ़ाने के लिए है, आंसर लिखने के लिए सारा मटेरियल सारा कुछ एक साथ है।
ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। फोर्थ इज डायरेक्टली इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा आपको पता है, डायस्पोरा मतलब डायस्पोरा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द वर्ड डिस्पर्स। डिस्पर्स वर्ड से बना है। डिस्पर्स मतलब फैल जाना। इंडियन ओरिजिन के लोग जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, है ना, वहां पे जो माइग्रेशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड में कितना है, वो रिपोर्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आपके नोट्स में गिवन है। इंडियन डायस्पोरा एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंज, यही बताया है। सॉफ्ट पावर कल्चरल एक्सचेंज में मेंशन कर सकते थे। जो अब दिवाली है मनाई जाती है कहाँ पे, यूएस में भी मनाई जाती है। कल्चरल एक्सचेंज में आप योगा मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं बार बार क्लास में बताते रहता हूँ। और भी चीजें कल्चरल एक्सचेंज में मेंशन कर सकते हो, लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो। ये दिखाने के लिए कुर्ता, है ना, हमारे एथनिक कपड़े जो है वो ट्रेवल हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पहने जा रहे हैं, वो मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही। डायस्पोरा बाहर रह रहा है, बाहर से पैसे कमा कमा के यहाँ भेज रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेज भेजते हैं। रेमिटेंसेज तो भेज रहा है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वो लोग, ये सारी चीजें हैं, वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट इट्स पोटेंशियल रिमेन्स लार्जली अनटैप्ड। बट बहुत सारा इसका पोटेंशियल है और कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से कम है, उसको क्या बोलेंगे, अनटैप, है ना। एक्सप्लोर, क्योंकि आप पॉपुलेशन दिखाओगे ना इंडियन डायस्पोरा का, उसी में समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन हमारा इंडियन डायस्पोरा बाहर काफी रह रहा है, बट उस हिसाब से हम उसको टैप नहीं कर पा रहे। एक्सप्लोर द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनोवेटिव अप्रोच इन लेवरेजिंग द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का यूज करने में हम क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं, क्या इनोवेटिव अप्रोच का हेल्प ले सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़े और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़े। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसमें हम विश्वामित्र जो मैं बार बार बोलता हूं उसको यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्टार्टअप्स का रूल आ जाता है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का रूल आ जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रूल आ जाता है, जो कि सारी डायस्पोरा कर सकती है। हमने डायस्पोरा के लिए प्रोग्राम चलाया है प्रवासी भारतीय दिवस। जब आप पढ़ते हो डायस्पोरा तो आराम से यहाँ पे पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर मेंशन कर सकते थे। इनोवेटिव अप्रोच में और क्या, डायस्पोरा को कैसे इंगेज करना, इंगेज करने के और नए नए तरीके हम लोग निकाल सकते हैं, डिजिटली इंगेज कर सकते हैं, है ना। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पढ़ते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो दोनों का आर्ट मिला के एक हो गया। वो डायस्पोरा को इंगेज करने के लिए ही तो किया गया। अगेन वो थोड़ा सा 2% 5% पॉलिटी का पार्ट उठाया हमने, यहाँ पे मिक्स कर दिया 95% आईआर के कंटेंट के साथ। दिस इज हाउ दिस आंसर कुड हैव बीन रिटन। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द कॉलोनियल सिविल सर्विस। अब कॉलोनियल सिविल सर्विस कहां पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। वहां पे आप लॉर्ड कर्नवालिस ने जो भी इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस में जो भी चेंजेस किए थे या जो भी मॉडर्नाइजेशन किया था, वो चीज वहां पे पढ़ते हो। उसके अलावा भी चेंजेस टाइम टू टाइम होते गए। एंड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 1947 के बाद से जो सिविल सर्विसेज इंडिया में चल रहा है, पहले सिविल सर्विसेज को, कॉलोनियल सिविल सर्विस को एसीएस बोलते थे। अभी चीजें क्या है, अभी सिविल सर्विसेज ओवरऑल है जिसमें 3 तरह की सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विसेज। इसी स्टेट सर्विस का एग्जाम देने आप गए थे, है ना। एनालाइज द रोल ऑफ सिविल सर्विस एज एजेंट ऑफ चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंस बताना है। अब ये दो पार्ट जब भी होते हैं डायरेक्टली आपको मेंशन करना होता है। आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब हेडिंग तोड़ना ही है। सब हेडिंग तोड़ के आपको अच्छे से दिखाना है कि देखिए ये 2 पार्ट में आंसर टूटा हुआ है। आपको एग्जामिनर भी मार्क्स देगा तो 2 पार्ट में पार्ट बाई पार्ट के हिसाब से देगा। अगर आपने सेकंड पार्ट मेंशन नहीं किया, 5 मार्क्स आपका गया। सिर्फ 5 मार्क्स जो आंसर करके आए हो उसमें से आपको 2.5 जितने मार्क्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे। तो थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लो। सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या डिफरेंस है, वो लोग किसके लिए अकाउंटेबल होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बैठता था ब्रिटेन में, वहां वहां के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, अपने गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये सारा चीज पीपल ऑफ इंडिया के लिए ये मेंशन कर सकते थे। उनका अकाउंटेबिलिटी, इनके अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, उनका एज ब्रैकेट, इनका एज ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और बाकी 3 सिविल सर्विसेज जो है अभी के टाइम पे वो आपको बता ही दिया। बाकी अभी सिविल सर्विसेज जो है वो एजेंट ऑफ चेंज कैसे है, आप एक सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप एजेंट ऑफ चेंज कैसे हो। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, आप उस स्किल्स को ग्राउंड पे उतारोगे, लीडरशिप लेके आओगे। जो भी गवर्नमेंट आपको दे रही है पॉलिसीज बना के आप इंप्लीमेंट करोगे एज ए जूनियर सिविल सर्वेंट। और जैसे सिविल सर्वेंट बड़े बनोगे आप पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले करोगे। क्या पॉलिसी मेकिंग हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। पॉलिसी मेकिंग के सारे स्टेजेस पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। वहां सिविल सर्वेंट का क्या क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे। 6 क्वेश्चन जो है वो है आपका करंट अफेयर्स।
सीधे सीधे एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, उसको उठा के दे दिया गया। व्हाट इज भूटान प्लान फॉर रीजनल इकोनॉमिक हब एट गेलेफू। गेलेफू एक टाउन है भूटान में, सिटी है, वहां पे रीजनल इकोनॉमिक हब बना रहा है भूटान, जो कि उसके सदर्न बॉर्डर से इंडिया जो है, आसाम वाला बॉर्डर जो है वो काफी क्लोज है। तो वहां के बारे में इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक प्लान क्या है, उसको एक हब की तरफ डेवलप करना चाहता है, एक टूरिस्ट हब, एक ट्रेडिंग हब, एक वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में भी, एग्रो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें वहां पे भूटान डेवलप करना चाहता है, काफी ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे, इंडिया भूटान का मैप बना सकते थे, या एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट को साफ दिखाते हुए भूटान का मैप बना सकते थे। क्योंकि इंडिया भूटान का मैप बनाओगे तो भूटान छोटा सा लगेगा, तो आप नॉर्थ ईस्ट का भी बड़ा सा मैप बना के और उसके ऊपर ऐसे भूटान दिखा के, गेलेफू दिखा के, आसाम से गेलेफू कनेक्ट कर सकते थे, है ना। अब आप बोलोगे सर गेलेफू हमें कैसे पता होगा भूटान में कहाँ होगा, भूटान बना के बस दिखा देना था, बॉर्डर से थोड़ा ऊपर गेलेफू खत्म, काम आसाम से कनेक्ट कर देना था, हो गया गेलेफू। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं माना जाता है आपको मैप। मैप नॉट टू स्केल ही होता है जब आप एग्जाम में बना के आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, जो कि चेक की जा सकती थी। ठीक है, जो इकोनॉमिक हब, रीजनल इकोनॉमिक हब है ना, इससे भूटान को क्या होगा, भूटान को इससे काफी फायदा होने वाला है। भूटान को जो भी इंपोर्ट्स करता है उसमें भूटान को हेल्प मिलेगा, भूटान का सप्लाई चेन जो है वो इंप्रूव होगा, भूटान का बाकी मार्केट से, बांग्लादेश वगैरह से भी जो कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव होगा। सब कुछ यहाँ पे लिख सकते थे। इन व्हाट मैनर इज आसाम गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस हब। अगर हमारी कंट्री के, आसाम के बहुत क्लोज किसी दूसरी कंट्री में एक इकोनॉमिक हब है, तो हमारे जो असमीज प्रोडक्ट्स हैं वहां पे हम सेल आउट कर सकते हैं, है ना, उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी और इंप्रूव हो सकता है, टूरिज्म इंप्रूव हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड। बहुत ही, अगर आपको गेलेफू वर्ड नहीं भी पता है, रिप्लेस गेलेफू विथ एनीथिंग एंड द आंसर विल रिमेन द सेम। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस गेलेफू के वर्ड से या किसी सिटी के वर्ड से क्रिएट नहीं होता है ना। This answer could have been written even if you do not know anything about Gelfu. What is Gelfu? Gelfu is a town. Gelfu could have been anything. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी पोल प्रोसेस पॉलिटी, कवर्ड बाय आशीर्वाद सर। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक फेंसिंग ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज एन इफेक्टिव स्टेप टू चेक टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। क्या आपको लगता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग एक इफेक्टिव स्टेप होगा टेररिस्ट एक्टिविटीज को चेक करने का एंड ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने का? इंडिया म्यांमार का बॉर्डर का लेंथ कितना है वो इंट्रोडक्शन में बताओ। इंडिया म्यांमार कम से कम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और म्यांमार को मैप को ड्रॉ करो, है ना। और यहाँ पे म्यांमार के बाद लाओस, कंबोडिया और नीचे थाईलैंड ड्रॉ करो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाओ वहां पे। समझ में आ रही बात? उसके अलावा भी आप चीजें लिखोगे, ऑपरेशन सनराइज लिखोगे, ठीक है, इंसर्जेंट्स को कम करने के लिए जो ऑपरेशन सनराइज इंडियन आर्मी ने किया है म्यांमार में जाके, म्यांमार के आर्मी के सपोर्ट से, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे, है ना। और जो मणिपुर में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए म्यांमार भी रेस्पॉन्सिबल है, म्यांमार का ओपन बॉर्डर भी रेस्पॉन्सिबल है, वो चीजें भी यहाँ पे मेंशन करोगे। जस्टिफाई योर आंसर इन द लाइट ऑफ द सेंटर्स डिसीजन टू फेंस द पोरस इंडिया म्यांमार बॉर्डर। उसने तो बता ही दिया क्वेश्चन में कि सेंटर ने डिसीजन लिया है कि जो पोरस बॉर्डर है, पोरस खाली बॉर्डर है, उसको फेंस करना है। तो क्या हमें फेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पॉजिटिव चेंजेस तो है, ऑब्वियसली ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली आपका जो इंसर्जेंसी है वो कंट्रोल होगा, इन्फिल्ट्रेशन जो है रोहिंग्याज वगैरह का, इलीगल माइग्रेंट्स का, वो सारा कुछ क्या होगा, कंट्रोल होगा। लेकिन एक आ जाता है, क्या उसके चैलेंजेस नहीं होंगे? होंगे। म्यांमार जो हमारा इंडिया बॉर्डर है उसके साथ जो म्यांमार है उसमें जो कम्युनिटीज हैं काफी मिलजुल के रहते हैं वहां पे, है ना। हम ऐसा एग्रीमेंट भी बना के रखते हैं कि 2 दिन तक, 48 आवर्स तक, जो भी बॉर्डर के पास वाले लोग हैं इंडिया के, वो जा सकते हैं म्यांमार, अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं और आ सकते हैं। ये सारी पॉलिसीज इंडिया बना के रखी हुई थी पहले म्यांमार के हिसाब से। तो वो सारे लोग जो है अपने रिलेटिव से एलिनेट होने लगेंगे, उनका कल्चर जो है मिक्स नहीं होगा, ट्रेड वॉल्यूम थोड़ा सा कम होने के चांसेस होंगे। बट अगेन वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, चेक पॉइंट्स बनाएंगे। हम लोग कालादान जो मल्टी मॉडल है उसको जल्दी से जल्दी डेवलप कर लेंगे, जो आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे है उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। इस पे 10 मार्क्स में लिखने के लिए इतना कुछ था कि पूछो मत, उसने आपको प्रायोरिटाइज करना था, क्या लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया नीड टू फुलफिल द रोल ऑफ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटी, कवर्ड बाय आशीर्वाद सर।
ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? सिविल सर्वेंट को ही बोलते हैं। जनरली मैंने आपको क्लास में सीधे बताया होगा, ब्यूरोक्रेसी एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का टोन ही नेगेटिव है। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू डेमोक्रेसी। ऑब्स्टिकल बोल रहा है ना, मतलब बोल रहा है कि नॉट एन ऑब्स्टिकल, तुमको बताया जा रहा है, बट एन इनएविटेबल कंपोनेंट टू इट, कॉम्प्लीमेंट टू इट। बट ब्यूरोक्रेसी एक इनएविटेबल कॉम्प्लीमेंट है, उसके बिना डेमोक्रेसी, आजकल प्रेजेंट टाइम डेमोक्रेसी शायद उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाए। इसमें आप जो आपके सरदार पटेल है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उनके हिसाब से आप कोर्ट से स्टार्ट कर सकते थे कि सिविल सर्विसेज इज अ स्टील फ्रेम इन इंडिया, या स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे करके आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे। डेमोक्रेसी में क्या होगा? डेमोक्रेसी में आपके पास रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यू हैव पावर टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, जिनको आप कहां भेजोगे? पार्लियामेंट में भेजोगे या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजोगे। बट क्या वो रिप्रेजेंटेटिव इतने स्किलफुल है? क्या इतने एजुकेटेड है? क्या वो सारा काम कर पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए आपको चाहिए ब्यूरोक्रेट्स। वो लोग क्या होते हैं? मेरिटोरियस होते हैं, वो क्या होते हैं? स्किलफुल होते हैं। उनका टेन्योर कितना होता है? मोर देन 25 ईयर्स, 25, 30, 35 ईयर। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब से आपका टेन्योर हो जाएगा। और बाकी डेमोक्रेसी में लोग जो भी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो टेम्पररी पीरियड के लिए आते हैं, 5 ईयर के लिए इलेक्शन से आएंगे। जब वो जाएंगे तो पॉलिसी कंटिन्यूटी कौन मेंटेन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स। डिसीजन कौन इंप्लीमेंट करेगा? ब्यूरोक्रेट। पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट। पॉलिसी एडॉप्शन कौन करवाएगा? पॉलिसी एडॉप्शन में पुश कौन करवाएगा? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स हैव अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले, है ना। उसमें आईएएस ऑफिसर आ गए, आईपीएस ऑफिसर आ गए, एसीएस ऑफिसर आ गए, एपीएस, सारे ऑफिसर जो है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट करता है। जो चीज डेमोक्रेसी के पास नहीं है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। डेमोक्रेसी के पास क्या है? पीपल्स विल, रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जो 5 ईयर के लिए आएंगे। उनके पास क्या नहीं है? मे बी उनके पास मेरिट नहीं होगा, मे बी वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, मे बी वो उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए, मे बी वो पॉलिसी फॉर्मुलेट उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन ये काम कौन कर सकता है? ब्यूरोक्रेसी। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, है ना। Evaluate this statement in light of criticism suggesting that bureaucracy fails to facilitate changes. अब उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म लिख दोगे कि ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी के साथ करप्शन भी इन्वॉल्व रहता है, स्टेटस कोइज्म भी इन्वॉल्व रहता है, कई बार चीजें चेंज जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है, रेक्टिज्म भी इन्वॉल्व रहता है। बट अभी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ही लिखोगे? लिखने के लिए आपके पास इतनी चीजें जो क्लास में पढ़ाया गया, जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहीं से भी जीएस2 का नहीं लगेगा देख के, जीएस2 का है भी नहीं, जीएस3 का क्वेश्चन बोल सकते हो या जीएस1 का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, बट जीएस3 इन्वायरमेंट नाम ही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, है ना। चूंकि लॉ पास होते हैं तो पॉलिटी के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको जीएस2 में डाल दिया गया। बट जीएस3 में आई होप आपने फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। रिसेंटली passed forest conservation amendment bill seeks to balance the case of forest conservation with the requirement of strategic infrastructure development। एक तरफ फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, एक तरफ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ सच इंटरवेंशन इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 3 पार्ट। पहले बताओ कि फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल है क्या, किसको रिप्लेस किया इसने? फॉरेस्ट एक्ट 1980 को रिप्लेस किया। और इसमें इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल का मेन मोटिव क्या है? बॉर्डर पे जो भी फॉरेस्ट वगैरह है वहां पे अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ना, बॉर्डर एरिया से इधर 100 किलोमीटर दूर तक, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो एलएसी हो, वहां से 100 किलोमीटर तक अगर हमें रेलवेज बनाना है, हाईवेज बनाना है, कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एयर स्ट्रिप्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें बहुत परमिशन की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरेंसेस की जरूरत नहीं है। तो हमारा वहां से स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नीड होता है वो क्या होता है? फुलफिल होता है। इस एक्ट में ये भी प्रोविजन है, अगर किसी के पास अपना प्राइवेट फॉरेस्ट है और गवर्नमेंट उसको रजिस्टर करके रखी है एज ए फॉरेस्ट, तो वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है, उसको किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसको कुछ पेड़ काटने भी पड़ जाए तो, क्योंकि वो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इससे नुकसान क्या होगा कि हाँ, प्राइवेट जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा सकते हैं, बट फायदा क्या हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग नया नया प्राइवेट
फॉरेस्ट्री करने का सोचेंगे, है ना, उससे क्या फायदा होगा कि और ज्यादा प्राइवेट फॉरेस्ट्री जो होगा वो प्रमोट होगा। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। और सेकंड हाफ में भी ऐसी भी चीजें लिखनी है कि नॉर्थ ईस्ट में इसमें क्या पॉसिबल इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑब्वियसली, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से क्या होगा, कभी भी अगर हमें अपनी आर्मी या आर्म फोर्सेस डिप्लॉय करने होंगे वो इजिली डिप्लॉय हो जाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट क्या लिख सकते हो कि जो भी फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले ट्राइबल लोग हैं, एबरिजिनल लोग हैं, वहां पे जो भी आपके एनिमल्स रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी रहती है, उनको क्या होगा, उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, increasing use of AI is expected to fundamentally transform the ways in which governance is done in India. AI को रिप्लेस कर दो ICT से। ई गवर्नेंस ही तो पूछा है, दिस इज नथिंग बट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या लगा दिया है, AI लगा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करेगा, तो जैसे ई गवर्नेंस हेल्प करता था एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, सब चीज में, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा। पुलिसिंग में हेल्प करेगा, है ना, गवर्नेंस में पुलिसिंग भी आता है ना, पुलिसिंग में हेल्प करेगा, फेस डिटेक्शन में, क्रिमिनल डिटेक्शन में, वहां पे हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, क्लाइमेट मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, सॉइल मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। एजुकेशन में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कितना अच्छा और परफॉर्म कराया जा सकता है आपसे, किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हो, ये सारा चीज बताएगा। बच्चों का लर्निंग इंप्रूव कराएगा, जो लर्निंग डेफिशिएंसीज है वो एआई इंप्रूव करा सकता है। हेल्थ केयर में अगर एआई का यूज लिया जाए तो कहां पे कौन सा एपिडेमिक डिजीज ज्यादा हो रहा है, कहां पे किस बीमारी का प्रचलन ज्यादा है, ये सब कुछ एआई डिटेक्ट कर सकता है। उसको हम लोग एज ए बिग डेटा के साथ कंपेयर करके हेल्थ का पॉलिसी, एजुकेशन का पॉलिसी सब कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो ये जब मैं हेल्थ डिस्कस करता हूँ, एजुकेशन डिस्कस करता हूँ, अलग अलग जगह पे टेक्नोलॉजी का रोल जो डिस्कस करता हूँ उसको क्लब करके लिख देना था, खत्म का। चैलेंजेस भी लिखने हैं, चैलेंजेस डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है, चैलेंजेस एआई का बायोसनेस से रिलेटेड आता है। एआई को भी तो सिखाया हम ही लोगों ने गया है, उसको पहले से कुछ डेटा फीड किए गए हैं कि देखो ये क्रिमिनल है, तो उसने क्रिमिनल फेस पहचान लिया कि ऐसे फेस वाले क्रिमिनल होते हैं, यहां दिक्कत आ जाएगा, है ना। जो इनहेरेंट बायसनेस है एआई के अंदर, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, डेटा सिक्योरिटी को लेके आ जाएगा, डिजिटल डिवाइड को लेके आ जाएगा। बाकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एआई को, है ना, कल मैंने टॉपिक डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, एआई को, गूगल का रिपोर्ट है कि एआई की वजह से 17% एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया है गूगल का। तो ये सारा चीज वहां पे मेंशन कर सकते हैं। चैलेंजेस जब भी मेंशन करो लास्ट में वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन मेंशन करना मैंडेटरी है, ये हमेशा आपको बताया। इट्स नॉट लाइक कि चैलेंजेस मेंशन करके छोड़ दोगे, है ना, कि चैलेंज ही पूछा है तो चैलेंज मेंशन करेंगे। चैलेंज के बाद कई बार वो सॉल्यूशन पूछा जाएगा, कई बार नहीं पूछा जाएगा। जब नहीं पूछा जाए तो भी 2 सॉल्यूशन लिखो, बट लिखो। इम्पैक्ट द Examine the impact of developed countries immigration policies on India skilled workforce। ये H1B वीजा की बात कर रहा है, यूएस के रिस्पेक्ट में, आपको बताया ना। Analyze how visa regulation and skilled immigration program in countries like US and Canada, देखो कनाडा भी है, यूएस भी है, affect India's brain drain and diaspora। डायस्पोरा के बारे में बता दो, वहां पर से डायस्पोरा रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और ये कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज इंडिया के स्किल्ड फोर्स के लिए कैसे इंपैक्ट कर रहा है। इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया से जो दिमाग वाले लोग हैं वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, डेवलप कंट्री जा रहे हैं, वो उनको बुला रहा है ना। बहुत सारी चीजें वहां पे, बेसिक फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वहां पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वहां पे कई जगह टैक्सेस का जो रेट है, कनाडा में तो नहीं बट बाकी जगह पे, दुबई अगर हम बात कर रहे, यूएई को अगर मान ले डेवलप्ड है, तो वहां पे टैक्स बेनिफिट काफी अच्छी हैं। तो ये सब सारी चीजें मिलजुल के बुला रही हैं कि यहाँ के लोग, इंडियन लोग कहाँ जाए, बाकी कंट्रीज जाए। तो ये इम्पैक्ट आप सब कुछ लिख सकते थे। और बाकी वीजा रेगुलेशन एक यूएस का H1B वीजा है जो बहुत साल से 7-8 ईयर्स से काफी ज्यादा न्यूज में है ना। अभी 2-3 साल से न्यूज में थोड़ा कम ही है, बट पिछले 4-5 साल, उसके पिछले 4-5 साल तक काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। H1B वीजा मिलता है इंडियन स्किल्ड फोर्स को, जो या बाकी स्किल्ड फोर्स को जो जहां जाती है, यूएस में जाती है। उसपे कंट्री वाइड लिमिटेशन लगा रही थी यूएस गवर्नमेंट, जब ट्रम्प खासकर यूएस के प्रेसिडेंट थे, जब वो अमेरिका फर्स्ट बोलते थे, तो बाकी कंट्रीज को पीछे रोकने का काम करते थे कि जो यूएस की यूथ है उनको ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिल पाए और बाकी वर्कफोर्स जो है, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो उतना ज्यादा नहीं आ पाए। तो यहाँ पे वो चीज आप मेंशन कर सकते थे।
कनाडा का भी वैसा ही है, कुछ खास नहीं है ना। ये सारा चीज आप मेंशन कर दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। क्या है 15 मार्कर में हमारे पास लिखने के लिए स्पेसिफिक डिटेल्स थोड़े कम थे, बट जेनरिक डिटेल्स हम ज्यादा लिख सकते थे। दिस इज हाउ वी कैन प्ले विद द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14, अभी क्वेश्चन पढ़ो, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है उन लोगों ने, है ना। इन एन एरा ऑफ शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलायंस, जियोपॉलिटिकल अलायंस शिफ्ट हो रहा है। मैं बार बार बता रहा था, इंडिया रशिया के साथ और इंडिया यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, particularly after the COVID-19 pandemic, the influence of developed and developing countries policies on India's strategic interest demands nuanced examination। जो कंट्रीज है, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री, उनका जो पॉलिसी है उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हमें क्लोजली एग्जामिन करना है ना। ये स्टेटमेंट हो गया। एनालाइज द मल्टीफेसेटेड इम्पैक्ट ऑफ इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी एंड द पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ मेजर पावर और इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दे दिया है, इसमें बहुत क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम जाता है, एनालाइज करने में भी टाइम जाता है, लिखने में भी टाइम जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईआर। आईआर कभी मन करे उनको तो बहुत घुमा के भी पूछ सकते हैं, है ना। बट आई होप अगर आपने पढ़ा है तो सारी चीजें इसमें से अच्छे से लेके आ सकते थे, जो भी जेनरिक चीजें आपने पढ़ी हैं। प्रोवाइड रिसेंट एग्जांपल एंड प्रपोज इनोवेटिव डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी टू सेफगार्ड इंडियाज इंटरेस्ट अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। मेन पार्ट तो यही है कि जो भी अनसर्टेनिटीज है उसके हिसाब से इंडिया का जो इनोवेटिव अप्रोच क्या होना चाहिए। आप इसमें क्वाड मेंशन कर सकते थे, आप इसमें आईपीईएफ मेंशन कर सकते थे। इंडिया और भी जो अप्रोच लेती है, सागर इनिशिएटिव लिख सकते थे, ठीक है। बिमस्टेक के साथ हमारा क्लोजली जाना लिख सकते थे। इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो उसको भी लिखा जा सकता था। इंडिया का जो पुश है यूएनएससी रिफॉर्म को लेके उसको भी लिखा जा सकता था। इंडिया का जो और भी इंडिया जो काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो हमें डोमेस्टिकली हम अपने आप को इंप्रूव करें, बाहर से चाइना वगैरह पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो क्या हो, कम हो, ये लेटर हाफ में वो सब कुछ लिखा जा सकता था। जो आपने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, एवरीथिंग वुड हैव बीन रिटन। और बाकी जो भी फॉरेन की कंट्रीज है, चाहे डेवलप्ड या डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से यूएस का क्या पॉलिसी है, यूएस पॉलिसी लेता है रशिया के अगेंस्ट, है ना, और रशिया के साथ जाने वाले कंट्रीज के अगेंस्ट पॉलिसी लेता है, वो सारी चीज लिख सकते थे। जो भी ग्लोबल इवेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर, हमास इजराइल वॉर, है ना, प्रेसिडेंट पुतिन का नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के साथ जाके मिलना, ये सारा ग्लोबल इवेंट जो है वो आप मेंशन फर्स्ट हाफ में कर सकते थे, सेकंड हाफ में इंडिया रिलेटेड, ऐसे 3-4 पार्ट बना के इसको आराम से हैंडल किया जा सकता था। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम टेकिंग है, तोड़ने में ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस इज कंसीडर्ड अ की टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने इतना कराया है, गुड गवर्नेंस इतना कराया है, इससे आसान तो क्या ही है। एंड ह्यूमन वेलबींग, evaluate this assertion with reference to the initiative undertaken by government of India in realizing the sustainable development goal। काफी अच्छे से कराया है ना। अगर आपको 17 के 17 एसडीजी याद है, जो यूनाइटेड नेशन के साथ मैंने आपको टॉपिक कराया हुआ है एसडीजी वाला, फटाफट 1 2 3 4 लिखते जाओ, इधर गोल्स लिखते जाओ। जीरो पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए जो स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है वो लिख दो। जीरो हंगर, है ना, हंगर के लिए जो गोल है वो लिख दो। ऐसे करके जो भी है, जितने भी एसडीजीज हैं उनके सामने सामने एक एक इनिशिएटिव एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिख दो। 17 पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 वर्ड, 15 मार्क्स, 17 पॉइंट्स, और बाकी एसडीजी का इंट्रोडक्शन वगैरह तो देते ही, और लास्ट में लिखते चैलेंजेस क्या है ना, क्या किस किस चीज में हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स में भी अच्छे से कराया था मैंने, और जो डेली करंट अफेयर्स अपना आता है, और बाकी आपका क्लासेस में भी। व्हाट इज क्वाड, बहुत पुराना है, 2018 से क्वाड 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 कर रहे हैं। यूपीएससी 3-4 बार मेंस में क्वाड पे क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। इंडो पैसिफिक बनाना था, क्वाड के बारे में बताना था, ठीक है। और जो भी चाइना से रिलेटेड एंगल है, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इंक्लूसिवनेस है, ये सारी चीजें आपको बता देना था। इलस्ट्रेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया अंडर क्वाड, अपॉर्चुनिटीज बता देते, थोड़ा सा चैलेंजेस भी खुद से बता के वे फॉरवर्ड बता देना था, क्योंकि 15 मार्कर है। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज से कितना ही करोगे, है ना। थोड़ा सा चैलेंज खुद से बता दो 2-3, और साथ में वे फॉरवर्ड बता दो। स्टेटमेंट ऑफ मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन का मैंने आपको दूसरा स्टेटमेंट बताया होगा एसेज वगैरह में या किसी और टॉपिक में, है ना। क्या रिस्क इज टू ड्रिंक एंड वाटर इज टू फाइट, दूसरा स्टेटमेंट है, पॉलिटिक्स रिलेटेड है, जिसको आपको आशीर्वाद सर ने करा दिया होगा 17 को भी और 18 को भी।
19 को भी। ये तीनों क्वेश्चन किसके हैं? पॉलिटी के हैं, 17, 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट इज मिशन कर्म योगी, है ना। इसी मिशन के ऊपर तो हमने अपना कर्म योगी बैच बना दिया है, कर्म योगी बैच। ठीक है, कि जो लोग कर्म कर रहे हैं और योगी हैं उनके लिए अलग से बैच, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। यहां पे कर्म योगी कौन है? यहां पे कर्म योगी है सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स का रोल इंप्रूव करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, है ना। सिविल सर्वेंट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए, एक्सपीरियंसेस पीयर शेयरिंग के लिए, मिड करियर अप्रेजल के लिए, रोल बेस्ड ऑर्डर के लिए मिशन कर्मयोगी, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए मेनली। ये 15 तो गलती से टाइप हो गया है, बाकी ये मिशन कर्मयोगी तो एज इट इज आपको पता ही है ना। ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन देख के खुशी हुआ होगा, है ना, लिखते गया होगा, लिख लिया होगा आपने। और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी अगले साल मेंस देंगे, उनको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे जीएस पेपर 2 आईआर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पढ़ना है। थैंक यू, जय हिंद।